अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं सर हम्माद और मैं हाजिर हुआ हूं दी एजुकेशनल हब चैनल पे फिजिक्स के लेक्चर के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 11th की या फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का जो है वो सिलेबस शुरू किया था। अब तक जो है हम 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम। चैप्टर 1 क्या है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। उसमें थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं, हमने पढ़ा क्या क्या था। हमने सबसे पहले लेक्चर में फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और कुछ बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और थर्ड लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ा था। आज मैं चौथे लेक्चर के साथ आपके पास आया हूं। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो कि डायमेंशन है क्या, तभी हम जो है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो डायमेंशन समझ लें कि फिजिक्स में डीएनए टेस्ट की तरह है। कैसे? अब सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहा जाता है। हर वो चीज जो मेजरेबल है, जिसकी आप पैमाइश कर सकते हैं, जिसको आप नाप सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब हर फिजिकल क्वांटिटीज को आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट यूनिट्स पे मेजर किया गया है। कभी लेंथ को हमने यार्ड में भी मेजर किया है, कभी सेंटीमीटर में भी मेजर किया है, कभी मीटर्स में भी मेजर किया है। लेकिन अगर आप उनकी खसूसियत को देखें, स्पेशलिटी को देखें, तो सब नेचर वाइज सेम है। सब के सब क्या है? लेंथ है। तो डायमेंशन एनालिसिस दरअसल यही काम करता है। वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज आप मेजर कर रहे हैं वो नेचर वाइज क्या है। तो डायमेंशन का क्या मकसद है? रिप्रेजेंट करवाना। किसको रिप्रेजेंट करवाना? फिजिकल क्वांटिटी की रियल नेचर को। अब फिजिकल क्वांटिटीज की बेस टाइप तो है, आपने पढ़ी है 7। दरअसल डायमेंशन एनालिसिस में आप फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन किस सूरत में? उसकी बेस यूनिट्स की ही सूरत में। यानी अगर कोई क्वांटिटी लेंथ है तो लेंथ किसी भी यूनिट में हो, अगर लेंथ है तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे लेंथ की ही सूरत में। लेकिन अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी या स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। टाइम क्या है? टाइम है। नेचर वाइज दोनों मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज हैं। तो जब दोनों डिफरेंट हो गई तो जब डायमेंशन निकालेंगे आप, तो वहां पर आपको ये दोनों क्वांटिटीज नजर आनी चाहिए। दोनों क्वांटिटीज अलग अलग अगर आपको दिख रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको सही डायमेंशंस में तोड़ा है। तो डायमेंशन है क्या? ये एक तरीकेकार है, ये एक मेथड है, ताकि आप क्या कर सकें? नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकें या मालूम कर सकें। अब 7 बेस क्वांटिटीज हैं, लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे लेक्चर में जो है, हम टोटल 3 फिजिकल क्वांटिटीज को ही लेकर चलेंगे, बेस फिजिकल क्वांटिटीज को। और वो 3 कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास और टाइम। अब देखें, लेंथ लंबाई है। अब लंबाई वो फासले, डिस्टेंस की सूरत में भी हो सकती है। किसी चीज की लेंथ यानी लंबाई मालूम कर रहे हैं, चौड़ाई मालूम कर रहे हैं, या हाइट, कुछ भी हो। अगर वो नेचर वाइज लेंथ है, किसी भी यूनिट में मेजर की करा है आपने उसको, फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर में, फीट में, इंचेस में, किसी में भी मेजर किया है, लेकिन अगर वो नेचर वाइज लेंथ है तो हम उसके लिए डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल एल। ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा है, ये एक मेथड है डिस्टिंग्विश करने के लिए, फर्क रखने के लिए, कि आप यहां पर किस चीज को लिख रहे हैं? डायमेंशन को। अगर कोई भी आपको अल्फाबेट इस तरह सिंबल जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आ गया, तो यकीनन आप समझ जाएं कि वो किसी ना किसी क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर आप मास की बात करें, आपने मास जो है वो पाउंड में भी कैलकुलेट किया है, या मेजर किया है, या इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल केक्स पाकिस्तान में अभी तक जो है हम किसमें खरीदो फरोख्त करते हैं? पाउंड्स में। उसका वजन पाउंड में यूज होता है। ठीक है, इसी तरह ग्राम्स यूज होता है मास के लिए, किलोग्राम्स यूज होता है, बहुत सारे यूनिट्स हैं। यूनिट कोई भी हो, अगर नेचर वाइज वो क्वांटिटी मास है, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि नेचर वाइज वो क्या है। अगर वो मास है तो उसके लिए डायमेंशन आप यूज करेंगे कैपिटल एल। सिमिलरली टाइम, चाहे वो सेकंड्स में हो, मिनट्स में हो, आवर्स में हो, ईयर्स में हो, सेंचुरीज में हो, किसी में भी हो, अगर वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नेचर टाइम है, तो उसका डायमेंशन आप यूज करेंगे कैपिटल टी।
तो ये समझ लें कि जिस तरह इंग्लिश में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं कोई भी वर्ड बनाने से पहले, आपने ये 3 बेस डायमेंशंस पढ़ी हैं डायमेंशन एनालिसिस से पहले। आपने नेचर पहचानना है, नेचर पहचान लेंगे तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि उसका डायमेंशन, लेंथ, मास या टाइम, इन तीनों में से क्या है। अगर लेंथ आपको समझ में आ गया तो लेंथ के लिए आप डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल एल। अगर पहचान पे आपने देखा कि वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल एम। और अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि वो टाइम के लिए है तो आप उसके लिए डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल टी। अब कैसे डायमेंशन एनालिसिस हम करेंगे, उससे पहले हम कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स के बहुत सारे हैं लेकिन हम वो रूल्स यहां देख रहे हैं जो इस्तेमाल होंगे। ठीक है, हम यहां पर सारे के सारे रूल्स यूज नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में, सिलेबस में इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप देखें कि कोई भी प्योर नंबर है, कांस्टेंट नंबर, लेकिन वो नंबर ही हो। यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज और कांस्टेंट नंबर्स के दरमियान। जैसे अगर कहीं पे 2 लिखा है तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, और कहीं पे स्मॉल जी लिखा हुआ है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। अब चूंकि वो कांस्टेंट के तौर पे यूज होता है तो स्टूडेंट्स उसको भी कांस्टेंट नंबर ही फर्ज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो सिंपल आप जस्ट ये चेक कर लें क्या उस नंबर के साथ कोई यूनिट लिखी है। अगर यूनिट लिखी है इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है, और फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन लेस नहीं होगी। बहुत सारी कंडीशन में डायमेंशन लेस नहीं होंगी, कुछ 2-3 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनमें डायमेंशन नहीं आता, लेकिन अगर यूनिट है तो वहां पर डायमेंशन आपको अमूमी तौर पे, आमतौर पे नजर आएंगे। 1/2 पाई पॉइंट्स में कोई भी नंबर हो, अगर प्योर नंबर है, साथ में कोई यूनिट नहीं है, तो आप बिला झिझक वहां उस नंबर को ऑमिट कर दें, रिमूव कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। सेकेंड कंडीशन क्या है, याद रखें, डायमेंशंस जमा या तफरीक, सब्ट्रैक्ट और माइनस प्लस करने के लिए नेचर वाइज सेम जरूर होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेंथ को मास में ऐड कर दें या टाइम के साथ ऐड कर दें। अगर ऐड हो रहे हैं तो वो दोनों लेंथ होने चाहिए, दोनों टाइम होने चाहिए, या कुछ भी हो, दोनों सेम होने चाहिए। डायमेंशन जब ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा, दोनों की जगह आपने क्या करना है, सिर्फ उसी एक डायमेंशन को यूज कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल एल लेंथ की डायमेंशन है, उसको हम ऐड कर रहे हैं एल के साथ। यहां पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यूज कर रहा हूं, आमतौर पे डायमेंशन बिना स्क्वायर ब्रैकेट के हम नहीं लिखेंगे। तो एल प्लस एल यहां पर होना चाहिए था 2l, और एल माइनस एल यहां पर तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए था क्योंकि एल से एल कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां पर आ जाता है डायमेंशन और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायमेंशन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर को। तो यहां आपको 2 लेंथ नजर आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप 2 लेंथ को जमा करेंगे तो उसका जवाब भी लेंथ ही आएगा। जैसे 20 मीटर्स प्लस 5 मीटर्स, जवाब 25 मीटर्स होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नई डायमेंशन बन जाए। इसी तरह जब 2 सेम डायमेंशंस को आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो भी जवाब सेम यूनिट ही आनी चाहिए, सेम ही नेचर आना चाहिए। जैसे आप 5 मीटर से 1 मीटर को माइनस करवाएं तो जवाब 4 मीटर आएगा। ऐसा नहीं है कि जवाब सिर्फ 4 आएगा या जवाब 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचर प्लस या माइनस आप नहीं करवा सकते। आप 2 नेचर्स को जमा कर कर एक नई नेचर नहीं बना सकते। तो जब भी 2 डायमेंशन ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे सिमिलर, तो जवाब में आपने सिर्फ उसको एक दफा लिख देना है, उसके साथ कोई नंबर नहीं लगाना या उसको काट कर खत्म नहीं कर देना। अब इसकी मिसाल मैं देता हूं। इसकी मिसाल थोड़ी सी जो है वो मजाहिया है। फर्ज कर लें एक जगह 20 गधे बने हुए हैं। गधे हमारे यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल को। आपने वहां पर एक गधा लाकर और बांध दिया, तो जब जमा करेंगे तो वो 20 से कितने गधे हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे ऑब्वियसली। ऐसा तो नहीं है एक गधा आपने जब लाकर वहां बांधा
तो अब वो गधे गधे नहीं रहे, अब वो घोड़े हो गए। सिमिलरली उस 20 गधों में से एक गधा अगर आप बाहर निकाल कर ले गए तो अब क्या होगा, पीछे क्या रह जाएगा? 19 घोड़े तो बाकी नहीं रह जाएंगे, पीछे 19 गधे ही रह जाएंगे। यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से नेचर तब्दील नहीं होगी अगर दोनों सेम नेचर के हैं। तो इसी तरह यहां पर भी दो डायमेंशन उसी वक्त ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे जब वो सेम है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में उसमें आपने कोई इजाफा या कमी नहीं करनी। दो सेम डायमेंशन जमा होने पर वही जवाब आएगा और दो सेम डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होने पर भी सेम जवाब आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं थर्ड रूल पे। ये भी कोई स्पेशल रूल नहीं है, बस ये लिखने के एक तरीकेकार है। जब भी आप सॉल्व करेंगे, डायमेंशंस आमतौर पे डिनोमिनेटर्स में आ रहे होंगे, तो उनको सॉल्व करने में आसानी हो इसलिए तरीकेकार ये बनाया गया है कि डिनोमिनेटर के डायमेंशंस को हम हमेशा ऊपर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। अब आपको पता होगा कि जब भी हम डायमेंशंस को या वेरिएबल्स को भी, नॉर्मल अलजेब्रिक सॉल्यूशन जब हम करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हैं या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, तो एक काम जरूर करते हैं, साइन चेंज जरूर करते हैं। अगर नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, अगर नीचे साइन प्लस का है तो ऊपर जाकर माइनस का होगा, और अगर नीचे माइनस का है तो ऊपर ले आकर आप उसे प्लस करवा देते हैं, हमेशा साइन चेंज होता है। तो आमतौर पे ये रूल भी आप देखेंगे यहां पे हम फॉलो करने वाले हैं। ये डिनोमिनेटर को हमेशा उठाकर जब न्यूमरेटर पे लेकर जाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, और आमतौर पे डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे। तो ये रूल्स हैं और ये डायमेंशंस है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब पेपर से रिलेटेड कुछ सवालात हम सॉल्व करेंगे, मुख्तलिफ क्वांटिटीज मैं यहां लिखूंगा और उनके डायमेंशंस निकालकर आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है होमोजेनिटी का है। हम वेरीफाई भी करेंगे कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, यानी उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन सेम आ रहे हैं या नहीं। ये उसी वक्त कर सकते हैं आप जब आपको डायमेंशन निकालना आता हो। तो अभी कुछ फॉर्मूले जो पेपर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है वो लिखूंगा मैं और उसके डायमेंशन निकालकर आपको दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम अब प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जहां पर हम मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए उनके डायमेंशंस निकालेंगे। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है यहाँ पर कि डायमेंशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर दो क्वांटिटीज सेम हैं, फिजिकल क्वांटिटीज नेचर वाइज सेम हैं, भले उनके फॉर्मूले अलग अलग हो, उनके डायमेंशन सेम आने चाहिए। अगर उनके डायमेंशन सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज नेचर वाइज सेम नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं ये दिखाने के लिए कि नेचर वाइज सेम होने के बाद भले फॉर्मूले उनके डिफरेंट थे, आप यहां पर नोट करेंगे कि उनके डायमेंशन सेम आ रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला किसी भी चार कोने वाली जो शेप है उसके एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम? अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात करें तो आपने ये फॉर्मूला बहुत ही छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या विड्थ। अब नेचर वाइज देखें, लंबाई लेंथ, उसके लिए डायमेंशन लेंथ वाली इस्तेमाल करेंगे और लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल एल। और विड्थ की बात करें तो विड्थ भी लेंथ की ही किस्म है, चौड़ाई भी एक किस्म ही है। आप उसको लेंथ में ही मेजर करते हैं, आप उसको लेंथ वाली यूनिट से ही रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो लेंथ विड्थ दोनों ही क्वांटिटी वाइज नेचर वाइज सेम क्वांटिटीज हैं, तो इसीलिए दोनों के लिए डायमेंशन हम लेंथ वाली ही यूज करेंगे। और आप यहां पर देख रहे हैं दोनों तरफ एल है, सेम बेसिस हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नॉर्मल अलजेब्रा वाला रूल लगाएंगे, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। यहां आपको दोनों के ऊपर कोई कुव्वतें पावर्स नजर नहीं आ रही हैं, इसका मतलब दोनों ही के ऊपर पावर 1 है, और 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। यानी एरिया के लिए आपने एक डायमेंशन निकाल लिया है L²। अब आप किसी भी चीज के लिए एरिया का फॉर्मूला लें, कोई भी फॉर्मूला लें, अगर नेचर वाइज वो सेम है तो उसका भी डायमेंशन L² आना चाहिए। यही दिखाने के लिए अब मैंने एरिया का फॉर्मूला लिया है सर्कल के लिए। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है πr², और पाई आपको पता है एक प्योर कांस्टेंट नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी प्योर नंबर का, कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। और डायमेंशन लेस क्वांटिटीज
हम क्या करेंगे, जस्ट उसे हम जो है वो ओमिट कर देंगे, नहीं लिखेंगे। तो पाई डायमेंशनलेस था, वो खत्म हो गया। रेडियस ये भी फासला है, डिस्टेंस है, लंबाई है, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक का फासला, उसको हम कहते हैं रेडियस। अब नेचर वाइज आपने देखा लेंथ है ये, और लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल एल यहां पर, लेकिन सिर्फ आर नहीं था, आर के ऊपर स्क्वायर भी मौजूद था, तो हमने यहां पर आर की जगह डायमेंशन एल तो यूज किया है, लेकिन फॉर्मूले में स्क्वायर को यूं ही चलने दिया। और जब एल के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें इन दोनों के फॉर्मूले में बिल्कुल फर्क है, वाज़े फर्क है, लेकिन उन दोनों के डायमेंशन सेम आ रहे। क्यों सेम आ रहे हैं? क्योंकि दोनों नेचर वाइज सेम क्वांटिटीज हैं। जैसा कि आपको पता है डायमेंशन का क्या काम है, डायमेंशन का काम है डीएनए मालूम करना। अगर दोनों सेम नस्ल के हैं, सेम कैटेगरी के हैं, सेम क्वांटिटीज हैं, तो उनके डायमेंशन यकीनन सेम होंगे। अब इसी तरह वॉल्यूम का फॉर्मूला, किसी भी क्यूबॉइड शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया हुआ है लेंथ इंटू विड्थ या ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, विड्थ और हाइट का फासले ज़रब प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अब नेचर वाइज देखें, लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, तीनों ही नेचर वाइज लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेचर वाइज तीनों लेंथ हैं, तो तीनों के डायमेंशंस भी लेंथ का ही हम यूज करेंगे, और लेंथ के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल एल। तीनों ही की जगह हमने कैपिटल एल डायमेंशन यूज कर लिया है। अगेन सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो अलजेब्रा के रूल के मुताबिक उनकी पावर्स को आप ऐड कर देते हैं। यहाँ तीनों के ऊपर कोई पावर्स नजर नहीं आ रहे हैं आपको, तो इसका मतलब 1 है। जब तीनों के 1 को आप ऐड करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा या एल की पावर 3 हो जाएगी। अब मैं सेम वॉल्यूम ही मालूम करना चाहता हूं ताकि ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो सके, या अगर आपको शक है तो वो शक दूर हो सके कि अगर क्वांटिटी नेचर वाइज सेम होंगी तो उनके डायमेंशंस भी सेम आने चाहिए। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया है। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर आप देखें 4 एक प्योर कांस्टेंट नंबर है, प्योर कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। 3 भी प्योर कांस्टेंट नंबर है, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। एंड अगेन 5 भी एक कांस्टेंट नंबर है, उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो तीनों डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं। क्या किया जाए? एक ही रास्ता है, ओमिट करेंगे, नहीं लिखेंगे। जब हमने यहां पर इन तीनों को नेग्लेक्ट कर दिया तो सिर्फ यहां बचा आर। आर रेडियस है, रेडियस इज द फॉर्म ऑफ लेंथ। नेचर वाइज ये लेंथ है, और लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल एल। चूंकि यहां पर पावर क्यूब साथ था तो इसकी डायमेंशन के ऊपर भी पावर क्यूब आ जाएगा। क्यूब अप्लाई करने पर ये एल क्यूब हो गया। देखें शेप डिफरेंट है, फॉर्मूले डिफरेंट हैं, लेकिन डायमेंशन सेम आ रहे हैं। क्यों सेम आ रहे हैं? क्योंकि नेचर दोनों की सेम है। अभी भी अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अब हम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हैं। कोन इस तरह का शेप है, आमतौर पे आपने इसको आइसक्रीम के फॉर्म में जरूर देखा होगा। कैसा होता है? ऊपर सर्कुलर शेप का होता है और नीचे रेक्टेंगुलर शेप का होता है। इसमें सर्कल है तो उसकी हाइट भी यूज होगी, और चूंकि ट्राइंगल है तो उसकी लेंथ भी यूज होगी। तो यहां पर रेडियस को आर से जाहिर करवा रहे हैं और हाइट को एच से जाहिर करवा रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर सबसे पहले हम उन क्वांटिटीज को हटाएंगे जिसके डायमेंशंस नहीं निकलते। जैसे 1 प्योर कांस्टेंट नंबर है, ओमिट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे एंड पाई को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तीनों कांस्टेंट नंबर्स जब हट जाएंगे तो यहां पर आर स्क्वायर बच जाएगा और एच बच जाएगा। आर रेडियस है, रेडियस लंबाई है, और लंबाई यानी लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल। सिमिलरली एच हाइट है, हाइट भी लंबाई है, और लंबाई की डायमेंशन कैपिटल एल। सेम बेसिस है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड कर देंगे। यहां पर पावर 2 है और यहां पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। जब दोनों को जमा करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो अगेन सबूत के तौर पर आपको मैंने दिखाया 3 अलग अलग शेप्स, 3 अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन नतीजा तीनों में सेम आया। क्यों? क्योंकि नेचर वाइज सेम क्वांटिटीज थी। अब आ जाते हैं आगे। मुख्तलिफ फॉर्मूले जो हैं, अब उनकी डायमेंशन हम निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए डायमेंशन कैपिटल एल, और वॉल्यूम के लिए ऑलरेडी हम इतने सारे डायमेंशन निकाल चुके हैं। और वॉल्यूम किसी भी शक्ल और सूरत में हो, आपने देख लिया डायमेंशन सेम थी, तो आप कोई भी एल क्यूब यहां पर उसकी जगह रख दे। यहां पर ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन रूल जरूर लग रहा है आपको। थर्ड रूल जो बताया था मैंने, उसमें क्या कहा था? डिनोमिनेटर में डायमेंशंस को हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसका क्या किया जाए? इसको डिनोमिनेटर से
न्यूमरेटर में ले जाएंगे, नीचे पावर +3 है, ऊपर लेकर जाने पर ये पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो इसका जो जवाब बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ये हो जाएगा m l और नीचे पावर प्लस का क्यूब था, ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का क्यूब। उसके बाद आ जाए स्पीड या वेलोसिटी। या मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम हैं, बस एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का फर्क है। डायरेक्शन का डायमेंशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए दोनों के लिए हम एक ही दफा कैलकुलेट कर लेंगे। अगर स्पीड जो है उसकी डायमेंशन निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर वेलोसिटी के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूले की जगह आप यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब चाहे डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों ही लेंथ की एक शक्ल है, लंबाई है, और अगर लेंथ है तो डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल L सॉरी, और टाइम के लिए आप डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल T। अब ये भी आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, बस उसको सिंप्लीफाई कर दें। रूल नंबर 3 लगाएं कि डिनोमिनेटर में डायमेंशन को हम नहीं छोड़ेंगे, नीचे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस का 1 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो यही पावर सेम माइनस का 1 कर देंगे। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला आपको पता है या डेफिनेशन पता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में होने वाली तब्दीली उसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा V से रिप्रेजेंट करवाते हैं और चेंज इन टाइम को डेल्टा T से। चाहे चेंज हो या ना हो, वेलोसिटी अगर है, जैसा कि मैंने कई दफा यहां पर कई जगहों पर प्रूफ करवा के दिखाया है, नेचर सेम होंगे, डायमेंशन सेम होगा। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन हम LT-1 यूज करेंगे, और डेल्टा T है, भले चेंज है तो टाइम, और टाइम है तो टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल T यूज करेंगे। ऊपर और नीचे देखिए सेम बेसिस हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब भी सेम बेसिस आपस में डिवाइड होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। जिस तरह सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स को ऐड करवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो तो पावर हम सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। कैसे? ऊपर वाले की पावर से नीचे वाले की पावर को, ऊपर पावर -1 नीचे पावर +1, और क्या करवाना है? सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए यहां पे माइनस लगा दिया। -1 सेम साइंस हैं, ऐड हो जाएंगे, और देयर विल बी नो चेंज इन साइन, साइन में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो -1 जमा होकर -2 हो जाएगा। तो यहां पर एक्सेलरेशन के लिए एक डायमेंशन आ गई LT-2। अब इसी तरह मुख्तलिफ फॉर्मूले और हैं, हम उन सब फॉर्मूलों को सॉल्व करेंगे और हर एक की डायमेंशन निकालते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और आगे मुख्तलिफ फार्मूले के मजीद डायमेंशन जो हैं हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अभी आपने पीछे देखा कि हमने एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन मालूम किया था। अगर आपने मिस कर दिए है तो थोड़ा सा बैक जाएं, आपको जो है वो पुराने डायमेंशन बोर्ड में नजर आ रहे होंगे। तो वहां पर आपने डायमेंशन जब निकाला था एक्सेलरेशन का, तो डायमेंशन आया था LT-2। ठीक है, अब यही दोबारा साबित करने के लिए, क्या पता अभी भी आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो कि अगर नेचर सेम होगी तो डायमेंशन सेम आएगा, तो एक और प्रूफ आपके लिए, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी दायरे में मूव करे तो वो एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल हो या सर्कुलर पाथ हो, उस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। उसके लिए फॉर्मूला भी अलग है, देख लें क्या है फॉर्मूला। AC = V²/R। AC यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, V इसका मतलब जिस स्पीड से बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और R का मतलब उस सर्कुलर पाथ का रेडियस। अब ऊपर V यानी स्पीड है, और स्पीड के लिए डायमेंशन आप निकाल चुके हैं। क्या मालूम किया था आपने डायमेंशन? अगर याद नहीं है तो लेक्चर थोड़ा सा रिवाइंड करें। वेलोसिटी की डायमेंशन या स्पीड की डायमेंशन आपको मिल जाएगी LT-1, और वेलोसिटी के ऊपर यहां पर स्क्वायर मौजूद है, तो यहां पर भी हम उसी स्क्वायर को कंटिन्यू करेंगे। नीचे रेडियस है, रेडियस यानी लेंथ। किस चीज की लेंथ? सेंटर टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की लेंथ, और उस लेंथ के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल L। क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अंदर मौजूद हर टर्म पे इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। ये स्क्वायर L पे भी अप्लाई होगा तो ये L² हो जाएगा, और T इनवर्स पे भी अप्लाई होगा तो ये T की पावर -2 हो जाएगा। नीचे पावर L यूं ही है। अब देख लें, दोबारा अलजेब्रा यूज करेंगे, सेम बेसिस हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। कैसे? न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को माइनस करवाएंगे। तो यहां पर न्यूमरेटर की पावर 2 है और डिनोमिनेटर की पावर कुछ नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब है यहां पर 1।
तो 2 से जब 1 माइनस करवाया और 1 बचा, और आपको मालूम है जब पावर 1 बच जाए तो हम नहीं लिखते। यहां पर भी आप देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायमेंशन भी एक्सेलरेशन वाली ही आई है, यानी LT-2। तो अगेन शायद अब आपको यकीन आ गया हो कि नेचर सेम होगी तो डायमेंशंस क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, m का मतलब मास और a का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। मास के लिए डायमेंशन बेसिक डायमेंशन है, 3 जो डायमेंशन शुरू में आपको लिखवाई थी उसमें से एक है। मास के लिए डायमेंशन कैपिटल M, और एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन आप यूज कर चुके हैं और मुख्तलिफ जगहों पर 2 दफा ड्राइव कर चुके हैं, LT-2। अब यहां पर देखें तीनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम, तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, तो जस्ट उनको मिलाकर एक ही ब्रैकेट पे लिख दे MLT⁻²। तो ये फोर्स के लिए डायमेंशन आ गया। अब फिर एक दफा और हम प्रूफ करेंगे क्या डायमेंशन क्वांटिटी सेम हो तो डायमेंशन की वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। तो फोर्स से ही हमने दूसरा फॉर्मूला ले लिया सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। m यानी यहां पर मास, v का मतलब स्पीड जिससे बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, और r का मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। m की जगह कैपिटल M डायमेंशन जो कि मास के लिए डायमेंशन है, v स्पीड के लिए डायमेंशन LT-1, ये इनवर्स, और चूंकि फॉर्मूले में स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी होल पे स्क्वायर यूज करेंगे। अब नीचे रेडियस है, रेडियस यानी सेंटर टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फासला है, तो डायमेंशन कैपिटल L यूज करेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट पे अप्लाई होगा तो L पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा तो L स्क्वायर हो जाएगा, और T इनवर्स पे भी स्क्वायर अप्लाई होगा तो T की पावर ये -2 हो जाएगा। नीचे पावर L एज इट इज रहा। यहां दोनों जगहों पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में L मौजूद है। जब भी सेम बेसिस डिवाइड हो पावर सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, तो ऊपर वाले की पावर जो कि 2 है और नीचे वाले की पावर जो कि कुछ नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1 है, उन दोनों को माइनस करवाया तो 2 से 1 माइनस करवाने पर जवाब बचा 1, और 1 हम नहीं लिखते तो यहां पर सिर्फ क्या बच जाएगा, L। देख लें, कंपेयर कर लें, दोनों ही फोर्सेस थे, भले फॉर्मूला दोनों का अलग अलग हो लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम आ रही है। अब आ जाते हैं वर्क की डेफिनेशन क्या है। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर ले, डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कहते हैं वर्क इज डन, वर्क हुआ है। क्या है फॉर्मूला, F.S, जो फोर्स लगा रहे हैं, और S क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में तब्दीली जो हमारे फोर्स की वजह से हुई है। डॉट प्रोडक्ट, ये दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डायमेंशंस में, तो इसीलिए आप इसको इग्नोर करें। बस फोर्स के लिए डायमेंशन MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट यानी फासले के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन कैपिटल L यूज करेंगे आप। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड करते हैं। यहां पर भी पावर कुछ नहीं लिखी हुई, इसका मतलब 1, और यहां पर भी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 + 1 2 हो गया। तो वर्क डन की डायमेंशन आ गई ML²T⁻²। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग है, अगर आपको याद हो छोटी क्लासों में जब आपने वर्क के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था, और वर्क से ही फिर आपने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं था, आपने वर्क का ही फॉर्मूला निकाला था, W = ½ mv²। फिर उस वर्क को आपने कहा था कि ये काइनेटिक एनर्जी है, जिसको बाद में रिप्लेस करवाया गया था KE से। और सिमिलरली वर्क का ही फॉर्मूला आपने निकाला था mgh, और फिर उसी वर्क को यानी W को आपने रिप्लेस करवा दिया था PE से, यानी पोटेंशियल एनर्जी, या इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो चूंकि ये तीनों फॉर्मूले वर्क के हैं तो इन तीनों के डायमेंशन भी सेम आने चाहिए। और आपको मैंने बताया था कि अगर क्वांटिटी एक जैसी है, सेम है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन का आसान तरीका है, उसकी यूनिट्स देख लें। वर्क जब आप मेजर करते हैं तो वर्क भी जूल्स में मेजर करते हैं आप, और काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो आप उसको जूल्स में ही मेजर कर रहे होते हैं। तो अब आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्या है फॉर्मूला, ½ mv²। अब हाफ यहां पर 1 और 2 दोनों ही प्योर कांस्टेंट नंबर्स हैं। कांस्टेंट नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता, उसको जस्ट नेग्लेक्ट कर देंगे, 1/2 यहां से हटा देंगे। M यानी मास, और मास के लिए डायमेंशन आप यूज करेंगे कैपिटल M। V यानी वेलोसिटी के लिए डायमेंशन हमने मालूम किया हुआ है LT-1। अब चूंकि यहाँ वेलोसिटी खाली नहीं है, उसके ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो यहां पर भी जो डायमेंशन यूज किया है उसका स्क्वायर ले लेंगे आप। दोनों
टर्म्स के ऊपर आपने ये स्क्वायर अप्लाई करना है, ये एल के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा और ये टी इनवर्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब चूंकि तीनों ही अलग अलग क्वांटिटीज है, आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, तो आपने क्या करना है, जस्ट उनको मिलाकर एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन देख लें क्या आ रहा है, ml²T-2। कंपेयर करें, नेचर सेम थी, यूनिट सेम थी, डायमेंशन क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। अब आ जाए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, mgh। m का मतलब मास, और मास के लिए डायमेंशन कैपिटल M। हाइट लेंथ की सूरत थे तो उसके लिए डायमेंशन कैपिटल L। अब g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, याद रखें g आमतौर पे बच्चे बार बार उसको ग्रेविटी ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी एक डिफरेंट चीज है, इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं। प्लैनेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से किसी भी बॉडी पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उस एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। तो हम अर्थ में है, अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटी की वजह से हम पर जो एक्सेलरेशन लग रही है या हमारी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। अब चूंकि ये नेचर वाइज एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए इसके लिए डायमेंशन भी एक्सेलरेशन वाला ही यूज करेंगे, और एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन हमने मालूम किया हुआ है LT/2। तो g की जगह यहां पर एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया। अब देखिए यहां पर दोनों जगहों पर L है, L मल्टीप्लाई बाय L, L² हो जाएगा, और बाकी कोई भी चीज यहां पर किसी से मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो जो जहां है उसको वैसे ही रहने देंगे। m और T⁻², यूं ही आ जाएगा। यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी के लिए डायमेंशन आ गया ml²T⁻²। तो तीनों फॉर्मूले में देखें, फॉर्मूले की शक्ल भले डिफरेंट थी, लेकिन नेचर सेम होने की वजह से इनका डायमेंशन भी बिल्कुल सेम आया है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है स्टूडेंट, वो है पावर का। पावर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसकी हम डेफिनेशन से ही बना लेते हैं। वर्ड इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी टाइम के लिहाज से जो वर्क हो रहा है उसको पावर कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी वर्क डन जो टाइम के लिहाज से हो रहा है। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें आप, दो चीजें हैं, एक वर्क डन है जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और T यानी टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। और तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस हमने याद की है। मास को रिप्रेजेंट करवाते हैं कैपिटल M से, लेंथ को रिप्रेजेंट करवाते हैं कैपिटल L से, और टाइम को रिप्रेजेंट करवाते हैं कैपिटल T से। तो यहां T का मतलब टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन हम यहां लिख देंगे कैपिटल T। जबकि स्टूडेंट्स यहां पे जो वर्क है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और अभी पीछे ही हमने वर्क डन के लिए डायमेंशन जो है वो मालूम किया है, तो इसीलिए डायरेक्ट मैं वहां से ही वर्क डन की डायमेंशन को यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर पेपर में डायरेक्ट ये आ जाए या कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसमें ड्राइव्ड क्वांटिटीज मौजूद हो, तो आप कितनी ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है उनकी डायमेंशन को याद रख सकते हैं। तो इसीलिए आपने क्या करना है, पहले उस फॉर्मूले को आपने देखना है और उसमें मौजूद ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो है उसकी डायमेंशन निकालनी है, तभी आप लास्ट फॉर्मूले की जो है वो डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने वर्क डन के लिए डायमेंशन मालूम कर ली है, तो इसीलिए मैं इसी वर्क डन की डायमेंशन को यूज कर रहा हूं और यूज करके पावर की डायमेंशन निकाल रहा हूं। वर्क डन की डायमेंशन जो है वो है m L² और T⁻²। आगे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहां पर दो आपको ऐसे टर्म नजर आ रहे हैं जो कि सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब भी सेम बेसिस आपस में डिवाइड हो तो उनकी पावर को हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। कैसे, न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। डिनोमिनेटर में क्योंकि यहां पर कोई पावर नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब पावर 1 है, 1 यहां माइनस करवा दिया। माइनस करवाने पर -2 -1 सेम साइंस ऑलवेज बी एडेड, एक जैसे साइन हमेशा जमा होते हैं, एंड देयर विल बी नो चेंज इन साइन, और साइन में कोई तब्दीली नहीं आती। तो माइनस का 2 और माइनस का 1 ऐड होकर 3 हो जाएंगे, और साइन में जो कि तब्दीली नहीं आएगी, तो इसका आंसर भी हम माइनस में ही लिखेंगे। तो ये पावर जो है उसकी डायमेंशन आ गई m L² और T⁻³
अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसे भी पी से रिप्रेजेंट करवाते हैं और ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि बेस है, और वो कौन सी क्वांटिटी है, मास। और मास के लिए डायमेंशन जो है हम यूज करते हैं कैपिटल एम। दूसरी क्वांटिटी ड्राइव्ड है, उसकी डायमेंशन चूंकि अभी हम निकाल चुके हैं तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, लेकिन अगर पेपर्स में कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी आ जाए तो पहले उसकी डायमेंशन आप अलग से मालूम करेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहां मालूम की है LT -1। अब क्या यहां पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होने वाले तीनों ही टर्म्स मुख्तलिफ हैं तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। फिर क्या किया जाए, इनको जस्ट अरेंज करके एक ही ब्रैकेट में एक ही साथ लिख देंगे। तो ये मोमेंटम की डायमेंशन आ गई MLT -1। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है स्टूडेंट वो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है। क्या है फॉर्मूला, फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला था F = G m1 m2 अपॉन r²। यहां पर जो कैपिटल G है स्टूडेंट, ये आपने इसका नाम पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हमारा टास्क है कि इस कैपिटल G की जो है वो डायमेंशन हम मालूम करें। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को रीअरेंज कर देते हैं और जिस चीज की डायमेंशन मालूम करनी है उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो r² यहां डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, F से मल्टीप्लाई करवा देंगे, m1 m2 यहां पर G से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, इसे भी डिवाइड करवा देंगे। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया F r² अपॉन m1 मल्टीप्लाई बाय m2। अब यहां पर जो चीजें हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं, फिर उनके जो है उनकी डायमेंशंस को जो है हम यहां पुट करेंगे। F का मतलब फोर्स है, और फोर्स भी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसके लिए भी हमने डायमेंशन मालूम किया है ml T⁻²। r यहां पर क्या था, जिन दो बॉडीज के दरमियान ग्रेविटेशन फोर्स मालूम करना चाहते हैं उनके सेंटर्स के दरमियान का फासला, फासला यानी लेंथ। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और उसकी डायमेंशन जो है वो कैपिटल L। चूंकि यहां पे r का स्क्वायर है तो L के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। m1 m2 का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, m1 का मतलब पहली बॉडी का मास, m2 का मतलब दूसरी बॉडी का मास। अब चूंकि यहां पर 1 और 2 किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बस बॉडी को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये फर्स्ट है और ये बॉडी जो है वो सेकंड है। और डायमेंशन किसे रिप्रेजेंट करता है, डायमेंशन जो है वो नेचर को। तो अगर हम पहली बॉडी के मास की बात करें या दूसरी बॉडी के, है तो मास ही वो, तो इसका मतलब दोनों ही नेचर वाइज सेम है और मास की डायमेंशन जो है वो कैपिटल M है, तो हम दोनों ही के लिए डायमेंशन कैपिटल M यूज करेंगे। 1 या 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बॉडी के भी मास की ही बात कर रहे हैं, दूसरी बॉडी के भी मास की ही बात कर रहे हैं, तो नेचर सेम है तो डायमेंशंस भी दोनों के सेम हो जाएंगे। अब ये एक मास से इस मास को हम कैंसिल कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में एक मास बच गया जिसकी पावर कुछ लिखी हुई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब पावर 1 है। जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर पे शिफ्ट करवाएंगे तो इसकी पावर को इन्वर्स कर देंगे, अगर नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाकर माइनस में। यहां पर स्टूडेंट्स देखें L है और यहां पर L का स्क्वायर है और ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब होता है, सेम बेसिस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहां पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और यहां पावर 2 है तो 1 + 2। टाइम आपको और कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब इससे कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसको एज इट इज यहां पर हम कॉपी कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं, m इनवर्स 1 + 2, ये L की पावर 3 हो जाएगा और T की पावर -2। तो
आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशन की वैल्यू मालूम कर ली, m इनवर्स L क्यूब t टू द पावर -2। उसके बाद एक और कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन निकालेंगे हम, जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपने कहां देखा या सुना है? ये आपने हुक्स लॉ में सुना है। हुक्स लॉ में स्प्रिंग पे जो लगने वाली कुव्वत होती है उसके लिए फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था या पढ़ा था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां पर F का मतलब है आप स्प्रिंग पे जो फोर्स लगा रहे हैं, यहां पर जगह जो है उसके हिसाब से मैं एक वर्टिकल कंडीशन बना दे रहा हूं। ठीक है, एक बॉडी एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, स्प्रिंग एक सीलिंग से अटैच्ड है। जब बॉडी को यहां पर हम अटैच कर रहे हैं स्प्रिंग से, तो इस बॉडी के वेट की वजह से फोर्स लग रही है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। यहां पर इस पे जो फोर्स लग रही है फर्ज कर लें वो F है, और स्ट्रेच होने पर स्प्रिंग जितनी एक्सपेंड हो रही है वो फासला x है। और k यहां पर इस स्प्रिंग की नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस k की डायमेंशन हम यहां पर मालूम करना चाहते हैं। तो जिस चीज की डायमेंशन हम मालूम करना चाहते हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले उसको रीअरेंज करके उसका फॉर्मूला बनाएंगे। यहां पर k मालूम करना चाहते हैं, x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाकर x को डिवाइड करवा देंगे। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हम यहां पर माइनस साइन नहीं ले रहे, क्योंकि डायमेंशन सिर्फ नेचर बताने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं हम, इससे हम डायरेक्शन मालूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहां पर माइनस जो है वो यूज करना वो गैर जरूरी हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा हमें। अब यहां पर क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी डायमेंशंस को सब्स्टिट्यूट करते हैं। F का मतलब यहां पर फोर्स है, और फोर्स के लिए डायमेंशन हमने ड्राइव की है m L t की पावर -2। x क्या है? ये स्प्रिंग जो है इसमें कितनी एक्सपेंशन हुई, यानी जो है स्प्रिंग कितनी स्ट्रेच हो रही है या फासला तय कर रही है। फासला तय करने का मतलब लेंथ, और लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल L। अब देखें, दो फिजिकल क्वांटिटीज बिल्कुल सेम है, आपस में दोनों को आप कैंसिल करवा दें। कैंसिल हो जाने के बाद नीचे कोई डायमेंशन नजर नहीं आ रही है आपको, ऊपर सिर्फ बच जाएगा m और t की पावर -2। ये यहां पर स्टूडेंट्स स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए भी हमने डायमेंशन को कैलकुलेट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, देखें कुछ फॉर्मूले हमने अभी इन लेक्चर्स में सॉल्व किए हैं, उनकी डायमेंशंस मालूम की हैं। लेकिन फॉर्मूले इतने सारे हैं कि आप अगर यहाँ पर वीडियोस में उसे एक एक करके सॉल्व करते हुए देखेंगे तो 3 घंटे से ज्यादा की जो है वो मूवी बन जाएगी, या हो सकता है कि ये पूरी एक वेब सीरीज बन जाए 10 एपिसोड्स की। तो अब क्या करते हैं, अब कुछ काम आपके हवाले करते हैं। आप क्या करें, आप अपनी बुक खोलें फिजिक्स की, वहां पर फॉर्मूलों की लिस्ट बनाएं और क्या करें, एक एक करके उनको सॉल्व करना शुरू करें। याद रखें कि आपने जो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ी है, इसमें 3 बेसिक जो है वो या बेस जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो यूज हुई है, मास, लेंथ और टाइम। तो अब आपने क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड ही फॉर्मूले को आपने लिस्टिंग करनी है उनकी, और फिर उनकी डायमेंशन जो है वो मालूम करने हैं। याद रखें, आपने चार्ज या आपने टेम्परेचर या हीट उससे रिलेटेड डायमेंशंस जो है वो नहीं पढ़े हैं, वो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, तो इसीलिए उसको हमने डिस्कस भी नहीं किया। तो ऐसे फॉर्मूले जो हैं उसमें आप पढ़कर अपना टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ 3 बेस क्वांटिटीज देखें, मास, लेंथ और टाइम। अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्मूले में मौजूद हैं तो ही आप उनकी डायमेंशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो क्या करें, फॉर्मूलों की लिस्टिंग करें और उसको सॉल्व करें। अब बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे भी आपको मिलेंगे जो शायद आपसे सॉल्व ना हो, तो ट्राई करें और फिर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि कौन से फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएं जिसमें हम आपके मसाइल जो है वो डिस्कस कर लें और किस तरह उन फॉर्मूले की डायमेंशन जो है निकालें, वो आपको मैं समझा दूं। अब आ जाते हैं
अगले स्टेप पे। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। देखिए, अब जब फॉर्मूले ड्राइव होते हैं फिजिक्स में, तो वो एक तरह का समझ लें तुक्का है। ठीक है, फॉर्मूले ड्राइव होने के बाद वो तुक्का सही लगा है या नहीं लगा है, उसकी बहुत वेरिफिकेशन होती है। उसको प्रैक्टिकली भी जो है वो चेक किया जाता है, उसको थ्योरेटिकली भी जो है वो चेक किया जाता है, और उसको बाय नेचर भी चेक किया जाता है। सबसे पहले नेचर ही चेक करते हैं कि कोई फॉर्मूला अगर ड्राइव हुआ है टाइम के लिए, तो क्या दोनों तरफ फॉर्मूले के टाइम ही आ रहा है। फर्ज कर लें एक टाइम के लिए फॉर्मूला है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बहुत सारी क्वांटिटीज आ रही हैं, और आखिर में सॉल्व होने के बाद उसकी डायमेंशन हमने चेक की और डायमेंशन m आ गया। तो आपको पता है m किसकी डायमेंशन है? मास की। तो इसका मतलब टाइम के लिए जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे वो फॉर्मूला ही गलत है, वो फॉर्मूला टाइम कैलकुलेट कर ही नहीं सकता। तो यहां पर डायमेंशन एनालिसिस की बहुत ज्यादा जो है वो यूजेज है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज चेक करने के लिए। और वो बेसिक चीज क्या है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो अब आपके पास भी कुछ फॉर्मूले गिवन होंगे, पेपर में आपको फॉर्मूले दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि प्रूफ करें ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? ये सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल मैथ्स के इक्वेशन प्रूफ करने के तरीके की तरह ही है। आप भले प्री मेडिकल के ही क्यों ना हो, अगर आपने 9-10 जो है वो पढ़ा है तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर था उसमें आपने प्रूफ किए थे कि जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं। कैसे प्रूफ किए थे? आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया था, उसको सॉल्व किया था, और सॉल्व करके अगर वो बराबर आ गया था इक्वेशन की राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब वो इक्वेशन सही है। या फिर आपने कभी कभी राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया होगा और उसको बराबर लेकर आए होंगे आप लेफ्ट हैंड साइड के। कभी कभी ऐसी इक्वेशंस भी आपको प्रूफ करने को दी जाती थी जिसमें आपको दोनों तरफ काम करना पड़ता था। कुछ आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते थे, कुछ आप राइट हैंड साइड सॉल्व करते थे, और किसी एक पॉइंट पे वो दोनों साइड एक दूसरे के बराबर आ जाती थी। बस स्टूडेंट यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी आपने यही करना है। बस यहां पे मैथ के फॉर्मूले नहीं लगेंगे, इसमें डायमेंशन वाले फॉर्मूले लगेंगे। आप पहले कोई भी इक्वेशन आपको दी जाएगी तो उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, सॉल्व करेंगे और उसकी डायमेंशन निकालेंगे। कैसे? बिल्कुल अभी जो इतने सारे फॉर्मूले हमने सॉल्व किए हैं और उनकी डायमेंशन निकाली है उसी तरह से। फिर आप उसकी राइट हैंड साइड को भी लेंगे, सॉल्व करेंगे और उसकी भी डायमेंशन निकालेंगे। ऑब्वियस बात है कि अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम। सबसे बेसिक जो सवाल आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए प्रूफ करने के लिए दिया जाता है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर चलेंगे और बारी बारी ये साबित करेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रूफ करना जो है हम शुरू करते हैं। स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसको प्रूफ करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो प्रूफ करने का तरीकेकार आपको अभी बताया था कि आप सिंपल मैथ्स वाला ही तरीका यूज करने वाले हैं, यानी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही की वैल्यूज निकालेंगे, और अगर दोनों वैल्यूज सेम आ गई तो वो प्रूव हो जाएगा। यहां पर भी वैल्यूज का मतलब है डायमेंशन मालूम करना। जब दोनों साइड की जो है वो डायमेंशन हम मालूम करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बारी बारी ही डायमेंशन निकाल सकते हैं हम। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यहां लिखा है VF। VF का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। अब देखें, फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, दोनों ही वेलोसिटीज हैं, और चूंकि डायमेंशन रिप्रेजेंट जो है वो करवाता है किसे? नेचर को। तो अगर शुरू में वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो भी आप वेलोसिटी ही मेजर कर रहे हैं, या एंड में वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं आप फाइनल, तो इसका मतलब भी आप वेलोसिटी ही मेजर कर रहे हैं। और जब वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी डायमेंशन भी सेम होगी, क्योंकि दोनों ही वेलोसिटीज हैं। तो फाइनल हो या इनिशियल, इससे कोई सरोकार नहीं है। अब यहां पर वेलोसिटी ही की डायमेंशन जो है वो यूज करेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने कैलकुलेट की है LT इनवर्स। अब इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, ना यहां पर कुछ प्लस माइनस हो रहा है, ना यहां पर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब क्या करें? अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड यहां पर क्या है, vi प्लस at। अब देखें यहां पर vi का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन और t का मतलब है टाइम। अब अभी आपको बताया है वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल, वेलोसिटी वेलोसिटी है और वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो है lt-1। फिर प्लस एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन हमने मालूम की हुई है lt और उसकी पावर -2, और t यानी टाइम, टाइम एक बेस क्वांटिटी है, उसकी डायमेंशन कैपिटल T। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, यहां पे प्लस भी हो रहा है और यहां पर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। तो जरा देखें आप क्या मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो ये दोनों t आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड कर देते हैं, फर्स्ट t की पावर -2 और दूसरी जो t है उसकी पावर जो है वो 1। अब सॉल्व करें, ये क्या हो जाएगा, -2 + 1 माइनस का 1। अब देखिए ये दोनों डायमेंशंस ऐड हो रहे हैं, आपको बताया है मैंने कि डायमेंशंस को प्लस माइनस हम नहीं करते, जो रूल्स आपको बताए थे। तो क्या करें, देखिए प्लस होने या माइनस होने से डायमेंशन चेंज नहीं होती, क्योंकि डायमेंशन रिप्रेजेंट करवा रही है नेचर को। नेचर क्यों चेंज होगी किसी चीज के प्लस हो जाने की वजह से? मिसाल मैंने आपको गधों वाली भी दी है और मिसाल आपको भी मैं बैग से भी दे देता हूं। स्कूल बैग है आपका, उसमें आप 4 किताबें रख रहे हैं, कोई भी जो है वो सब्जेक्ट हो, किताबें हैं, वो कॉपियां नहीं हो जाएंगी वो। अब 4 किताबें आपने वहां पर रखी, 2 किताबें और उसमें ऐड कर दें तो अब क्या हो जाएगा, 6 किताबें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 बुक्स आपने एक्स्ट्रा बैग के अंदर डाली तो उसकी वजह से वो बुक्स कॉपियां बन गई। ये वो जो 4 किताबें थी, वो चारों की चारों किताबें आपने जब बाहर निकाल ली यानी माइनस करवा दी, तो अब आप क्या कहेंगे, उस बैग के अंदर कोई किताब मौजूद नहीं है। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि उस बैग के अंदर 0 है, हालांकि माइनस हो जाने पर जवाब तो 0 बच रहा है, लेकिन नेचर चेंज नहीं हुई। किताबें आपने जो निकाल ली तो बुक से किताबें निकल गई, किताबें निकल गई तो अब वहां कोई किताब नहीं बची। तो इसी तरह प्लस करवा रहे हो या माइनस करवा रहे हो, उससे नेचर में कोई असर नहीं पड़ता। तो इसीलिए जब भी सेम जो आपको डायमेंशंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए तो उनकी जगह बस आपने क्या कर देना है, एक दफा उसी डायमेंशन को लिख देना है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड, उसकी डायमेंशन आपने मालूम की lt-1 और राइट हैंड साइड की डायमेंशन भी lt इनवर्स या -1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है, एक बिल्कुल सही फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं राइट हैंड साइड से वही चीज मालूम होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो है हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सेम वही रूल, पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड की डायमेंशन निकालेंगे। अगर दोनों साइड्स डायमेंशन दोनों के सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इक्वेशन देखें तो हमें आइडिया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही चीज लिखी है और वो चीज है एस यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लेंथ की ही एक शक्ल है और लेंथ के लिए डायमेंशन हम यूज करते हैं कैपिटल L। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते और हम चलते हैं अब राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। VIT प्लस हाफ a_t²। VI का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, 1 और 2 नंबर्स हैं, a एक्सेलरेशन और t फिर से क्या हो जाएगा, टाइम। वैल्यूज पुट करते हैं, VI यानी इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी है और वेलोसिटी की डायमेंशन lt इनवर्स, t
टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल टी, 1 और 2 कांस्टेंट नंबर्स हैं, किसी नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, क्या करेंगे उसको हम ओमिट कर देंगे। ए का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन एल टी -2, और अगेन टी स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर, टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल टी, और फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से यहां पर भी हमने टी पे स्क्वायर लगा दिया। सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स आप ऐड कर दें। यहां टी के ऊपर पावर -1 और यहां पर 1, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, टी के ऊपर पावर -2 और यहां टी पे पावर जो है वो है +2। -1 +1 कटने पर यहां पर 0 बच जाएगा, और आप जानते हैं किसी भी बेस के ऊपर जब उसकी पावर 0 हो जाए तो वो बराबर होता है 1 के, तो यहां पर t की पावर 0 भी 1 के बराबर ले लेंगे। ये हो जाएगा l मल्टीप्लाई बाय 1 और यहां पर भी l मल्टीप्लाई बाय 1। किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर ले वही नंबर जवाब आ जाएगा, l1 ज़ा l, और यहां पर भी l1 ज़ा l। अब जरा देखें, फिर से दोनों सेम डायमेंशंस हो गए। सेम डायमेंशन आपस में प्लस या माइनस करने पर हम उनको ऐड नहीं करते, बल्कि एक दफा उन्हीं को लिख देंगे, तो l + l सिर्फ l हो जाएगा। राइट हैंड साइड हमने सॉल्व किया, ये l के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो है ऑलरेडी l के बराबर ही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। जब दोनों साइड्स ही बराबर आ गए तो इसका मतलब दोनों साइड्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी एक ऐसा फॉर्मूला है या एक ऐसी इक्वेशन है जो डायमेंशनली करेक्ट है, जिसकी दोनों साइड्स सेम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम प्रूव करते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। वही सेम तरीका, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे क्या दोनों साइड्स डायमेंशनली बराबर हैं या नहीं है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है 2as के, 2 का मतलब यहां पर है कांस्टेंट नंबर, और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो क्या करें, इसे यहां से रिमूव कर दें। उसके बाद a का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए हमने डायमेंशन मालूम की है, lt की पावर -2, और s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट लेंथ की एक शक्ल है, और लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल L। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने की वजह से इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, और यहां पर आपको दोनों ही के ऊपर कोई पावर नजर नहीं आ रही, इसका मतलब 1 है, तो 1 + 1 ये हो जाएगा l का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई l² और t की पावर -2। अब ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड यहां पर बराबर है vf² -vi² के। स्टूडेंट्स, vf और vi दोनों ही वेलोसिटीज हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तिदाई वेलोसिटी, और एक फाइनल यानी इख्तितामी वेलोसिटी यानी एंड की वेलोसिटी। तो डायमेंशन इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, वो नेचर पे डिपेंड करता है। तो नेचर सेम होने की वजह से दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम होंगी, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, lt इनवर्स। तो दोनों ही वेलोसिटीज की जगह उसकी डायमेंशन लिख देंगे lt इनवर्स, और दोनों ही वेलोसिटीज के ऊपर स्क्वायर है तो इन दोनों की डायमेंशन के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर मौजूद हो तो अंदर मौजूद हर टर्म पे से अप्लाई करते हैं। ये स्क्वायर l पे भी अप्लाई होगा, l², और जब ये -1 पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 1 ज़ा 2 और माइनस प्लस माइनस। सिमिलरली यहां पर भी स्क्वायर इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई करेंगे, तो l पे अप्लाई होने पर l² और t इनवर्स पे अप्लाई होने पर पावर्स मल्टीप्लाई होने से माइनस प्लस माइनस और 2 1 ज़ा 2।
अच्छा, यहां बीच में माइनस का निशान है, यानी ये दोनों डायमेंशंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। लेकिन आपको क्या बताया है, रूल्स के मुताबिक डायमेंशंस को आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही डायमेंशन लिख देंगे। अब ये जो माइनस करवाया है, माइनस करवाकर जीरो क्यों नहीं लिखा, आपको बार बार मिसाल में दे चुका हूं कि डायमेंशंस का मतलब होता है नेचर, नेचर प्लस या माइनस होने से चेंज होने वाली चीज नहीं है। अगर बैग से 4 किताबें मौजूद हैं बैग में और चारों किताबें निकाल ली हैं आपने, तो आप ये कहेंगे बैग में कोई किताब मौजूद नहीं है, ठीक है। आप ये नहीं कहेंगे कि बैग में कुछ जीरो बच गया है। तो माइनस हो जाने पर भी, सेम चीजें कट जाने पर भी डायमेंशन जो है वो नेचर को ही रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब ये है कि यहां पर वो डायमेंशन मौजूद है लेकिन क्वांटिटी खत्म हो गई है। तो इसीलिए माइनस करवाने पर क्या बचा, आपको वही डायमेंशन लिखना है जो सेम डायमेंशन आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। और अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो दोनों की जगह आप एक नहीं लिख सकते, उसको आपने यूं ही कंटिन्यू लेकर चलना होगा। लेकिन चूंकि यहां पर दोनों डायमेंशन सेम है तो इसीलिए हमने दोनों को माइनस करवाकर उनकी जगह सिर्फ एक ही डायमेंशन लिख दिया है। अब जरा कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, आपको दोनों की वैल्यू सेम दिख रही होंगी। इसका मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, 3 इक्वेशंस जो हैं हम प्रूव कर चुके हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं। अब आपकी बारी आती है, अब 2 सवालात मैं आपको देता हूं, उनको आपने प्रूव करना है वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है। वो 2 क्वेश्चन कोई आम क्वेश्चन नहीं है, पेपर में रिपीटेडली पूछे जाने वाले सवालात हैं, तो इसीलिए उसको आपने फॉर ग्रांट नहीं लेना, उसको लाजमी आपने प्रूव करना है। अगर आपसे प्रूव हो जाए तो अच्छी बात है, और अगर प्रूव ना हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। फिर मुझे ही दोबारा से कोई वीडियो बनाकर आपको प्रूव करके वो सवालात दिखाने होंगे। वैसे अच्छी बात तो नहीं है, इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूं मैं, आपसे सवालात प्रूव हो जाने चाहिए ताकि मुझ पे बर्डन जो है वो कुछ कम आए। वो सवालात कौन कौन से हैं, वो सवालात है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के और t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। दोनों ही टाइम पीरियड के फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है एक स्प्रिंग को एक बॉडी से हमने अटैच कर दिया है और उस पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स रिलीज कर रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या कर रही है, दाएं बाएं मूव कर रही है, यानी वाइब्रेट कर रही है। और एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जो वक्त दरकार हो उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। तो इस सिनेरियो के लिए ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम है, टाइम आपको पता है कि उसकी डायमेंशन क्या होती है। 2 और पाई दोनों जगहों पर कांस्टेंट नंबर्स हैं और किसी कांस्टेंट नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो उसके साथ क्या करेंगे आप जानते हैं। m का मतलब मास, मास की डायमेंशन 3 बेसिक डायमेंशन जो बताई थी उसमें मास भी मौजूद था, देख लेना वहां से। और k का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट, अभी पीछे ही कुछ मिनटों पहले हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन भी मालूम की है। तो इस फॉर्मूले में सब चीज आप जो है पहचान गए हैं, सारी चीजें क्या क्या हैं। आपने बस सही जगह पर सही डायमेंशन रखकर सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएं तो इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और ये बराबर आएंगी क्योंकि ये फॉर्मूला वाकई डायमेंशनली करेक्ट है। सेकेंड, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अब ये पेंडुलम दाएं बाएं हो रहा है यानी वाइब्रेट कर रहा है, और एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जो टाइम लगे उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। यहां पर भी 2 और पाई कांस्टेंट है। L का मतलब है लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन आप जानते हैं। G का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है ये भी आपको पता है। तो आई थिंक हर एक क्वांटिटी जो यहां पर मौजूद है सब आप पहचान गए हैं।
अब जल्दी से कॉपी निकालें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों डायमेंशन निकालकर चेक करें कि वो दोनों बराबर हैं या नहीं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये आपसे दोनों क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या क्या कर लिया है? हमने फॉर्मूले की मदद से उनके डायमेंशंस निकालना सीखे हैं, हमने फॉर्मूले को प्रूव करना सीखा है कि वो होमोजेनस हैं या नहीं, यानी डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं। अब हम डायमेंशन की मदद से एक जादू करेंगे। डायमेंशन सिर्फ जो है ये प्रूव नहीं करता कि चीजें डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या उनकी नेचर क्या है, ये आइडेंटिफाई नहीं करता, बल्कि बिल्कुल एक अननोन सिनेरियो में चीजों के दरमियान बिल्कुल सही रिलेशन भी डेवलप करता है, यानी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं हम डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए। बस एक लिमिटेशन है, क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट नंबर को डील नहीं करता, तो इसीलिए अगर उस फॉर्मूले में कांस्टेंट नंबर को इन्वॉल्व हुआ तो वो हम ड्राइव नहीं कर सकते। बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है वो डायमेंशन की मदद से हम बिल्कुल परफेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। बुक की एक एग्जांपल है जिसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्या सिनेरियो है? एक सिंपल पेंडुलम है, वही सिंपल पेंडुलम जिसका फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको सवाल के तौर पे दिया है कि आप इसे साबित करेंगे ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो अगर आपने वो कर लिया है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना पहले आप सॉल्व कर लें उसे, वरना चीटिंग हो जाएगी। क्या है? पेंडुलम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको एक स्ट्रिंग की मदद से अटैच कर देते हैं और स्ट्रिंग को सीलिंग से जोड़ देते हैं। अब वो बॉडी दाएं बाएं जब मूव कर रही होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि ये सिंपल पेंडुलम है। अब देखें, आप जब ये दाएं बाएं बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब वाइब्रेशन कर रही है, और वाइब्रेशन करने में क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जो वक्त दरकार हो उसे टाइम पीरियड कहा जाता है, यानी दाएं से बाएं जाने में जो वक्त दरकार है वो उस बॉडी का क्या है? टाइम पीरियड। अब कंडीशन क्या क्या है? कहा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उस पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो क्या क्या क्वांटिटीज आपके नजदीक इस बॉडी की टाइम पीरियड पे असर कर रही है, सबसे पहले उसका गैस करें। याद रखें कि वो गैस सही भी हो सकता है या गलत भी। डायमेंशनल एनालिसिस एक ऐसा जादू है जिसमें आप गैस की मदद से भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपका गैस सही लगा तो वो क्वांटिटी इस फॉर्मूले में मौजूद रहेगी, लेकिन अगर आपने कोई और एज्यूम कर लिया, कोई ऐसी चीज जो उस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही हो लेकिन फिर भी आपने फर्ज कर लिया, तो वो खुद ब खुद उस फॉर्मूले से बाहर चली जाएगी क्वांटिटी, वो फॉर्मूले में चीज इंक्लूड नहीं होगी। डायमेंशनल एनालिसिस इतनी जबरदस्त या परफेक्ट चीज है। तो हम देखते हैं कि बॉडी के दाएं बाएं मूव होने में कौन कौन सी चीजें असर कर रही हैं। हमारे नजदीक बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा, बॉडी इतनी हैवी होगी, तो यकीनन हमें लग रहा है कि इसके दाएं बाएं होने में उसका असर पड़ेगा, बॉडी को दाएं बाएं मूव करने में आसानी या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जितने इस पेंडुलम की लंबाई होगी उतना ही मुश्किल होगा उसको दाएं बाएं मूव करने में, ऐसा हमें लग रहा है। सही लग रहा है या गलत लग रहा है इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो अब तीसरी चीज क्या है? अर्थ की ग्रेविटी। ग्रेविटी इसे ऊपर से नीचे खींचेगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर प्लैनेट चेंज कर रहे हैं हम, तो हो सकता है कि इसके टाइम पीरियड में फर्क पड़ जाए। हम अर्थ पे कर रहे हैं, मून में कर रहे हैं, सन पे कर रहे हैं, जगह के एतबार से इस पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज हो सकता है, क्योंकि हर प्लैनेट या ऑब्जेक्ट की अट्रैक्शन पावर जो है वो अलग अलग है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। अगर ज्यादा होगी तो बॉडी बहुत जल्दी रुक जाएगी, और अगर अट्रैक्शन पावर कम होगी तो इसका जो मूव करना है वो जारी रहेगा ज्यादा देर तक। तो तीन चीजें हमारे नजदीक ऐसी हैं जो इसके टाइम पीरियड पे असर कर सकती हैं। वो चीज क्या क्या है? एक इस बॉब का मास, दूसरी स्ट्रिंग की लंबाई, और थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखें? तो हम लिख देते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग,
और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g के। अब देखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, यह डिपेंडेंट है। देखें, आपको प्रोपोर्शनल ही लिखना है अगर आपको लगता है कि वो उस पर डिपेंडेंट है। हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो, यानी एक चीज के इजाफे की वजह से दूसरी चीज में कमी भी आ रही हो, लेकिन आपने उसे प्रोपोर्शनल ही लेना है, आपने उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में नहीं लिखना। और डायमेंशनल एनालिसिस की जादू से आप देखेंगे जो चीज डिनोमिनेटर में आनी है वो डिनोमिनेटर में ही आएगी, और जिस चीज को न्यूमरेटर में होना चाहिए वो चीज न्यूमरेटर में ही रहेगी। बस एक मसला है, वो मसला है कि ये चीजें एक दूसरे पर डिपेंड तो कर रही हैं, लेकिन कितना डिपेंड कर रही हैं, बहुत ज्यादा कर रही हैं या कम कर रही हैं, ये हमें आइडिया नहीं है, और ये हम देख के बता भी नहीं सकते। तो हम खुद एज्यूम कर लेंगे इनकी पावर्स ए, बी और सी। अगर ज्यादा जो है डिपेंड कर रही होंगी तो पावर की वैल्यू 1, 2, 3 कोई भी नंबर आ जाएगा, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई ज्यादा या कम रिलेशन नहीं है, तो पावर की वैल्यू 1 बच रही होगी। और अगर डिपेंड ही नहीं कर रही तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमने फर्ज कर लिया कि हमारे नजदीक इस पेंडुलम के टाइम पीरियड पर मास का असर हो रहा है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया मास के। ज्यादा असर होता है या कम होता है इसका हमें अभी कोई आइडिया नहीं है, तो इसीलिए पावर हमने फर्ज कर लिया ए। हमारे ही नजदीक टाइम पीरियड लेंथ पे भी डिपेंडेंट होना चाहिए, तो इसीलिए हमने टाइम पीरियड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया लेंथ के। अब कितना डिपेंडेंट है ये भी हमें आइडिया नहीं है कोई, तो हमने इसकी पावर बी ले ली। और टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंडेंट होना चाहिए ऐसा हमें लग रहा था, तो हमने टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अभी इस पे कितना डिपेंडेंट है इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं था, तो इसकी पावर हम सी यहां पर फर्ज कर रहे हैं। अब तीनों प्रोपोर्शनिटीज जो आई हैं उनको हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट को प्रोपोर्शनिटी नंबर 1, सेकंड को प्रोपोर्शनिटी नंबर 2 और थर्ड को प्रोपोर्शनिटी नंबर 3। तीनों में खास बात नजर आ रही है आपको कि तीनों ही रिलेटेड हैं टाइम पीरियड के, तो इसका मतलब इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं एक ही रिलेशन में कि कौन कौन सी चीजें हमें लग रहा है कि टाइम पीरियड पर इफेक्ट कर सकती हैं। टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनिटी का आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी हम हटाते हैं दो चीजें आती हैं, इक्वल और कांस्टेंट। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कांस्टेंट्स आती हैं, लेकिन यहां पर हमें नहीं मालूम तो सिर्फ हम कांस्टेंट ही लिख देते हैं, और कांस्टेंट यहां पर हम मालूम नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट को हम यहीं रहने देते हैं। हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को लेके चलते हैं। टी बराबर हो जाएगा MA, LB और GC के। अब जो है ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स में फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, हम यहां पर उनके डायमेंशंस मेंशन कर देते हैं। जैसे कि कैपिटल T का मतलब टाइम पीरियड है या टाइम है, और टाइम के लिए डायमेंशन कैपिटल T यूज करते हैं हम। M यानी मास, और मास के लिए डायमेंशन कैपिटल M। L यानी लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल L। G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन LT की पावर -2, ये हम मालूम कर चुके हैं। सारी डायमेंशन निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और कंपेयर करके इनकी वैल्यूज मालूम करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल T मौजूद है, कैपिटल T उसकी डायमेंशन कैपिटल T। M यानी मास, मास की डायमेंशन कैपिटल M, लेकिन यहां पर सिर्फ मास यानी M नहीं है, इसके ऊपर पावर A भी है, तो हम इसकी डायमेंशन के ऊपर पावर भी A इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह L है, L यानी लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल L, और यहां पर भी L अकेला नहीं है, उसकी पावर B है, तो यहां पर भी
L की डायमेंशन के ऊपर हम क्या करेंगे, पावर B लगा देंगे। उसके बाद G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायमेंशन की वैल्यू है LT-2 और G के ऊपर पावर हमने C एज्यूम किया है, तो यहां पर उसकी डायमेंशन पर भी पावर हम क्या कर देंगे, C लगा देंगे। अब कंपेयर करने के लिए दोनों तरफ चीजें बराबर होनी चाहिए। यहां पर आपको M और L तो नजर आ रहा है, लेकिन यहां लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं दिख रहा। तो अगर कोई चीज मौजूद ना हो लेकिन फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, जस्ट उनकी पावर 0 के साथ उसको आप लिख लें, क्योंकि किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर हो जाता है, और 1 एक कांस्टेंट नंबर है जिसका डायमेंशनल एनालिसिस में कोई काम नहीं है, उसको लिखने की नीड ही नहीं पड़ती। तो इसका मतलब यहां पर अगर M और L लाना चाहते हैं तो जस्ट 0 पावर के साथ उसको ले आए। T यहां पर मौजूद है। उसके बाद ये दोनों आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें, इनकी पावर अप्लाई कर दें, यहां M के ऊपर पावर A और यहां L के ऊपर पावर जो है आप B लिख देंगे। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, C ब्रैकेट के ऊपर है, इसका मतलब इन दोनों पे पावर C अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने पर L की पावर C और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो T की पावर -2C। उसके बाद सिंप्लीफाई करें, जो आपस में हल हो सकता है उसे हल करें। जैसे कि ये दोनों सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स ऐड करते हैं, यहां B के ऊपर पावर, यहां L के ऊपर पावर B है और यहां पर L के ऊपर पावर C है। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन एक खास बात ये हो गई कि दोनों साइड्स में डायमेंशन जो है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, या बेसिस बिल्कुल जो है वो सेम आ रहे हैं। दोनों तरफ M, L और T मौजूद है। जब इक्वेशन में दोनों साइड्स क्या सेम हो जाए, उनकी बेसिस की वैल्यू, तो इसका मतलब उनके पावर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो यहां पर कंपेयर कर लें, कंपेयर करने पर M को जब M से कंपेयर किया तो M की पावर 0 और इस तरफ M की पावर A, यानी A बराबर आ गया 0 के। थोड़ी देर के लिए L को कंपेयर नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर B और C दोनों आ रहे हैं, ना B की वैल्यू मालूम है ना C की, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। T पहले कंपेयर कर लेते हैं, यहां पर T के ऊपर पावर कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको, तो इसका मतलब पावर 1 है, और यहां पर T के ऊपर पावर -2 है। -2 C से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे डिवाइड, तो इसका मतलब C की वैल्यू आ गई -1/2। अब C की वैल्यू आ गई है तो अब हम मिडिल टर्म को कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर देखें L के ऊपर पावर 0 और यहां L के ऊपर पावर B प्लस C, तो 0 बराबर ले लें B प्लस C के, और C की वैल्यू आप निकाल चुके हैं जो कि है -1/2। माइनस का 1/2 इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आए तो +1/2, और इस तरह B की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये जो A, B और C की वैल्यू आई है उसे उठाते हैं और अपने मेन जो है इक्वेशन में जो है वो पुट करते हैं, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, सवाल जब मैं लिखवा रहा था आपको तो बताया था मैंने आपको कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम कांस्टेंट मालूम नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था तो सही फार्मूला आपको मैंने बताया था, ये 2 पाई के बराबर होता है। तो 2 पाई लिख देते हैं हम। डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से इसे हमने मालूम नहीं किया है, ना इसे हम मालूम कर सकते हैं। जो चीजें हमने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से मालूम की है वो लेके चलते हैं। अब M, लेकिन M के ऊपर पावर 0, L और उसके ऊपर पावर B है, जबकि B की वैल्यू हमने मालूम की है 1/2, और G की पावर C की वैल्यू आई है -1/2। अब देखिए M के ऊपर पावर 0 का मतलब है वो 1 के बराबर, और 1 मल्टीप्लाई होने के बाद 1 खत्म हो जाएगा, 1 लिखने की नीड नहीं है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हम अंदाजा लगाकर डेरिवेशन शुरू करते हैं, उसके बाद जो चीजें जहां आनी होती हैं वो अपनी परफेक्ट जगह पे आ जाएगी। जिसको डिनोमिनेटर में आना होगा उसकी पावर माइनस में आ जाएगी, जो चीज डिपेंडेंट ही नहीं होगी उसकी पावर 0, और वो फॉर्मूले से बिल्कुल वो चीज खत्म हो जाएगी। तो देखें, मास 0 यानी मास पे डिपेंडेंट नहीं है टाइम पीरियड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम पीरियड एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद डिनोमिनेटर में आ गया पावर माइनस होने की वजह से। आप
सिंप्लीफाई करें, m खत्म हो जाएगा, l की पावर 1/2 और g -1/2 है, प्लस करने के लिए इसे डिनोमिनेटर में ले आए और दोनों में पावर सेम तो कॉमन ले लें, 1/2 कॉमन, और आपको पता है जब भी पावर 1/2 हो तो इसका मतलब वो स्क्वायर रूट के बराबर है। तो ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपका डायमेंशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको अभी बता रहा हूं ताकि सिर्फ वो बच्चे जो है जान सकें जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है। अगर वीडियो पूरी देखी है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने इंटरेस्ट लेकर ही ये चीज जो है वो सीखी है, अब तक वो सीख चुके होंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो वो जरूरी बात क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इस टॉपिक से आप 85 मार्क्स के जो पेपर में से 5 से 6 नंबर का सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक टॉपिक से। इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है वो लाजमी आता है और 1 से 2 एमसीक्यूज होते हैं। अगर 2 एमसीक्यूज हुए तो 2 मार्क्स, अगर एक ही एमसीक्यूज आया तो 1 मार्क। तो एक सिंगल टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है आपके पेपर में। और अगर सिर्फ एक वीडियो ये आपने सही से देख ली और इसमें जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह आपके 5 से 6 मार्क्स सिर्फ इसी एक वीडियो से ही कवर हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में।